दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। नए साल की सुर्खियाँ तो बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई थी, बहुत पॉजिटिव शुरू हुई थी। इनके बारे में बाद में बात करेंगे शायद अगली पॉडकास्ट में। लेकिन साल के पहले महीने में मरी के कुदरती हादसे ने बहुत से घरों में हमेशा के लिए तारीकी कर दी है। खुदा ताला मग़फ़िरत फरमाए। ये जानें बच भी सकती थीं अगर खुदा चाहता और जाने वालों को किसी बहाने मरी जाने से रोक देता। ये इस किस्म का वाक़या है जब घर वाले कई साल यही बातें करते रहेंगे कि अगर यूं हो जाता तो यूं ना होता। अब हम सबके लिए सोचने का मकाम है। इस वक्त इस हादसे को लेकर मीडिया पर भरमार है, कवरेज इतना है जिसमें हर किस्म की खबर और सियासत और इल्ज़ाम तराशी शामिल है। आजकल तो ये भी जानना मुश्किल हो गया है कि क्या खबर सच है और क्या झूठ और कितनी एग्जैजरेटेड है। अगर हम इस हादसे को किसी दूसरे खुदाई हादसे के तनाज़ुर से देखें, जैसे ज़लज़ला मिसाल के तौर पर, ज़लज़ला आए तो हर कोई मदद के लिए भागता है, सोचता है कि कैसे मदद की जाए। बाहर के मुल्क भी मदद के लिए आगे आगे होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी बड़े बड़े ज़लज़ले आए जो कि रिक्टर स्केल पर 6 और 7 से ऊपर भी गए हैं, जैसे कि 1974, 1997, अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2008, फिर 2010, 2011 और उसके अलावा और भी ज़लज़ले आए हैं। जो लोग अब सियासत कर रहे हैं इस हादसे के ऊपर और बता रहे हैं कि उनके होते हुए कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम था, ख़ास तौर पे मरी में, शायद उन्हें वो खबरें नहीं मिलती जो मुल्क से बाहर रहने वालों को मिलती हैं। अक्टूबर 2008 के ज़लज़ले के बाद बाहर के मुल्कों ने इमदाद देने में हिचकिचाहट दिखाई। ये खबरें भी पढ़ने को मिली कि ऐसे ही मौके पर जो पहली इमदाद दी गई थी पाकिस्तान को, वो फंड्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए या जिस मकसद के लिए दिए गए थे उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। और ऐसे मौक़ों पर मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब अगर बर्फ़बारी की तरफ आ जाएं तो ये भी एक कुदरती अमल है जिसको इंसान रोक नहीं सकता, जैसे हम ज़लज़ले को रोक नहीं सकते। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो तो तैयार ही रहते हैं, उनको पता है कि कैसे हालात होंगे, कब घर से बाहर निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, पहले स्टॉक कर लें, ऐसी चीज़ें। ज़लज़ले के वक्त ब्लेम गेम जो है वो नहीं शुरू होती, एटलीस्ट नॉट स्ट्रेट अवे। लेकिन बर्फ़बारी के बाद ब्लेम गेम स्ट्रेट अवे शुरू हो गई। आखिर हम कब अपने लिए खुद जिम्मेदारी लेना सीखेंगे? अब देखिए ना, ज़लज़ला जो है उसके ऊपर हमारे जैसा गरीब मुल्क अपने आप को जापान की तरह तैयार नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम बर्फ़बारी के लिए कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम खुद जिम्मेदारी लें अपनी। पाकिस्तान का जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है ये तो बहुत सालों से अपना काम कर रहा है, लेकिन बात यह है कि उनके साथ राब्ता करते हैं बाहर के मुल्कों के सयाह, और उनको वो जो पैकेज चाहिए होता है, जहाँ जहाँ सैर करनी होती है, वहाँ के मालूमात और वहाँ की बुकिंग और वहाँ के अकोमोडेशन बुकिंग कह लीजिए, या टूर गाइड जो होता है, गाइड चाहिए होता है, जो भी चाहिए होता है, वो उनको पैसों के इवज़ सहूलत मिल जाती है, जो कि सही तरीका है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। लेकिन ये याद रखें कि ये तरीका बाहर से आने वाले सयाह जो हैं वो अपनाते हैं। इस सानहे के बाद मुझे ख्याल आया कि इतना अरसा हुआ है मुझे मरी गए हुए। मरी है तो बहुत खूबसूरत जगह है, ज़ाहिर है सबको पता है, लेकिन जो सेंट्रल मरी है वो है तो बहुत छोटी सी जगह, जहाँ पे वो मॉल है, चंद दुकानें हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, एक चंद होटल हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है जाने का, और रश रहता है अक्सर, और सैर व तफरी का वो मज़ा नहीं जो नॉर्मली इंसान ढूंढता है कि सैर व तफरी करने आप जाएं तो ज़रा थोड़ा सा सुकून हो आपको, तो रश वगैरह से भागता ही है, तो इंसान सैर व तफरी के लिए जाता है ऐसी जगहों पे। तो क्या हुआ कि 1997 में अपने छोटे बेटे को अपनी तरफ से अपने मुल्क की खूबसूरती दिखाने के लिए मैंने मरी जाने का इरादा किया, क्योंकि उस वक्त हम पाकिस्तान में थे। शायद उसको तो अब ये याद भी ना होगा। अब ये नई सड़कें भी नहीं थीं और मरी जाने वाला रास्ता बर्फ़ की वजह से एक तंग सी सड़क थी, और सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ इकट्ठी करके सड़क पर
रास्ता बनाया हुआ था, दोनों तरफ तकरीबन 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर ऊंची बर्फ़ के तोते होंगे, हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊंचे भी तोते हों वो। तो मौसम का थोड़ा सा मैंने इंफॉर्मेशन ले ली थी, और पाकिस्तान का जो टूरिज़म डिपार्टमेंट, उनका दफ्तर जो लाहौर में है, वहाँ जाकर ख़ुद मरी के बारे में मैंने वहाँ से उनसे मालूमात ली और होटल भी बुक करवाया इन एडवांस। अब ये नहीं पता और ये भी नहीं याद कि वो ये करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी मदद की थी, क्योंकि मैंने ये मालूमात उनसे पूछी थी, तो लिहाजा उन्हीं के थ्रू होटल की बुकिंग भी हो गई। सच्ची बात तो यह है कि मेरे साथ छोटा बच्चा था और मुझे ज़िम्मेदारी तो लेना थी। वैसे तो इंसान अपने लिए भी ज़िम्मेदारी लेता है, लेकिन जब कोई छोटा बच्चा साथ हो तो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी ज़्यादा महसूस होती है। होटल भी जो था वो कुछ ऊंचाई पर था, और हमें जो कमरा मिला वो भी ऊपर वाली किसी मंजिल में था। तो बालकनी के बाहर हर तरफ खूबसूरत सब्ज़ा, और जिधर देखो खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा था, और कुछ दरख्तों की शाखें अभी भी कुछ बर्फ़ अपने ऊपर ओढ़े हुए थी। पोर्टर जो ऊपर कमरे तक छोड़ने आया, उसने बालकनी में जाकर एक सिमत इशारा करके बताया कि वो ऊंचे पहाड़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के हैं। यकीन जाने एक अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हुई। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं है, लेकिन शायद इसलिए कि मुझे सैर करने का शौक़ है। उस वक्त मरी में ठहरने का इरादा था तकरीबन 1 हफ़्ता, और सोचा था कि अयूबिया की चेयर लिफ्ट जो है उसके ऊपर भी सैर करवाऊंगी अपने बेटे को, तो मज़ा आएगा हम दोनों को। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह फिर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी, और मौसम का पता करवाया तो उन्होंने बताया कि अगले चंद दिनों में और भी ज़्यादा बर्फ़ का इम्कान है। तो मैंने सोचा एक छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ बर्फ़ देखने के शौक़ में कहीं वो ना हो कि ज़्यादा देर रुकना पड़ जाए और यहीं स्टक हो जाऊँ। वैसे भी सच्ची बात तो यह है कि जो मरी है वो ज़रा कंपनी के साथ देखने वाली जगह है। बहरहाल इरादा किया कि हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। रास्ता पहले भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, तो ज़्यादा बर्फ़ से तो और भी मुश्किल होती, और सोचा यही कि इससे पहले कि सड़क बंद हो जाए तो निकल जाए इंसान। वापसी पर जब सड़क के हालात देखे तो काफ़ी सुकून हुआ कि ठीक फ़ैसला लिया था ठीक वक्त पर। अब आपके साथ ये किस्सा शेयर करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि अब के होने वाले मरी के हादसे को तनकीद करना है, लेकिन क्योंकि ये ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी हमें सिखाती है, बताती है कि हम ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से कुछ सीखें, जबकि हम अपने जो एक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी रिफ़्लेक्ट करते हैं, जो हम कहते हैं उसके ऊपर भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। तो यही वजह है कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचें और रिफ़्लेक्ट करें, हमें वहाँ से भी कुछ सीखने को मौका मिलता है। अब ये जो ख़बरें हैं इनको सुनकर बहुत अफसोस होता है कि हम पाकिस्तानी बहुत शाही तबीयत के मालिक हैं। असल में सच तो ये है, होता यूँ है, अक्सर यही होता है कि मरी जाने का प्रोग्राम बन गया, जी चलो चलते हैं मरी, और बस एकदम से प्रोग्राम बन जाता है। नॉर्मली प्रोग्राम होता है कि हम एक दिन के लिए सुबह जाएंगे और वापस आ जाएंगे शाम को, कुछ या चंद घंटों के लिए चले जाएंगे। ये इस किस्म का प्रोग्राम ठीक रहता है जब किसी मैदानी इलाके में आप जा रहे हों, और ख़ास तौर पे जब आप पहाड़ी इलाके पर जा रहे हों तो इतना प्रैक्टिकल रहता नहीं है। डिपेंड करता है कि सीज़न कौन सा है। गर्मी में हो सकता है, सर्दी में थोड़ा मुश्किल। तो ये होता है कि चलो चलते हैं, चलो ठीक है जी, आओ चलो चलते हैं, हम मरी चलते हैं। फैमिली को बिठाया साथ में, अगर साथ में कोई दोस्त भी जाने को तैयार है उसको भी बिठा लिया, पूरी कार ठूस ली लोगों के साथ, और कोई चीज़ हाथ में साथ ना ली, हत्ता कि पानी की शायद बोतल भी ना हो, बस बैठ गए, ठीक है ले लेंगे, वहाँ पे रास्ते में जो कुछ भी आएगा ले लेंगे, और गप्पे लगाते हुए चले गए। मुझे याद है दिलदार भाई बहुत शौक से गर्मियों में भाभी के साथ जाया करते थे मरी, और गर्मियों में रश तो ज़रूर होता है लेकिन बर्फ़ नहीं होती। बर्फ़ जो देखने में बहुत खूबसूरत भी होती है लेकिन साथ में जानलेवा भी होती है। शायद ये हादसा कुछ हम लोगों को सिखा जाए। वैसे तो इम्कानात कुछ कमी हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ लोग जिनके वीडियोस आ रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ना बिल्कुल नहीं जाना, अब कभी भी वापस नहीं जाना। वापस क्यों नहीं जाना? जाओ, तैयारी करके जाओ, सोच समझ कर जाओ, ठीक टाइम पे जाओ, प्लानिंग करके जाओ। हमेशा हुकूमत पर भरोसा करना कि वो कुछ करे, मगर खुद पर भरोसा नहीं करना। अब आज बर्फबारी देखकर होटल वालों ने किराए बढ़ा दिए। अब देख लीजिए, बिफोर टाइम अगर बुकिंग होती तो ये एक्सप्लॉयटेशन का मौका ना मिलता होटल वालों को। तो उनका
پیسے بڑھانا، ثبوت مل گیا، یہ پیسہ ہی خدا ہے مسلمانوں کا۔ بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی مفت میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اکثر، سارے تو نہیں، وہی جن کا داؤ لگا ہوا ہے اور جنہوں نے کچھ انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، جو پسند کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ ہی کام کرنا، وہی والے جو نئی حکومت کو ہارڈ ٹائم دے رہے تھے، وہ جاتے ہیں فیملی کو لے کے، دوستوں کو لے کر، جو کہ گورنمنٹ کا گیسٹ ہاؤس ہے، وہاں پر مزے کرنے کے لیے، چھٹیاں منانے کے لیے۔ اگر وہ وہاں پر تھے تو ہو سکتا ہے کہ لازمی وہ جو لوگ سٹرینڈڈ تھے وہاں پہ برف میں، ان کی مدد کے لیے بھی آئے ہوں گے۔ اب ہم اپنے آپ کو کیسے سدھار سکتے ہیں؟ اب رمضان آئے گا اور مسلمان دکاندار قیمتیں بڑھا دیں گے، گالیاں حکومت کو پڑیں گی۔ اب حکومت صرف اسی طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے ان کو کہ وہاں پر ہر دکان پہ 2 مسلح افراد کھڑے رہیں سارا دن بندوقیں تان کر، تاکہ دکاندار قیمتیں نہ بڑھائیں۔ تاجر جو ہے اس کو ٹیکس دینے کے لیے حکومت بولتی ہے، تاجر دھمکی دیتا ہے میں ہڑتال کر دوں گا۔ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اب مری کا آپ دیکھ لیجئے کہ جی ٹورزم ہے، بڑھ رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹورسٹ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ چیزیں ان کو مہنگی دی جاتی ہیں، جو بھی چیزیں ان کو چاہیے ہو رہی ہوتی ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اب یہاں پہ قابو آئے ہوئے ہیں ہمارے۔ لیکن اتنا یاد رہے، نماز کوئی نہیں چھوڑنی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی ٹورسٹ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مری میں مثال کے طور پر ٹورسٹ کو ایکسپلائٹ کون کرتا ہے؟ لوکل لوگ، چیزیں بیچنے کے لیے جو کہ ان کی ضرورت کی ہوتی ہیں۔ لیکن باہر کے ملکوں میں ٹورسٹ کو ایکسپلائٹ کون کرتا ہے؟ لوکل لوگ نہیں، ماشاءاللہ ہمارے ہی کچھ لوگ، جن کو میں نے خود دیکھا ہے۔ غلط کام ایک حساب سے تو بیچارے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ ہے کہ تنگ کرنا ہے نا ٹورسٹ کو۔ جیسے کہ لاہور لبرٹی میں آپ کے پیچھے فقیر نہیں لگے ہوتے، یہ سپارہ خرید لیں، پھول خرید لیں، وہی والا حساب ہوتا ہے۔ یہ نظارہ میں نے دیکھا ہے پیرس میں، ملان میں، اور روم میں، اور بارسلونا میں۔ روم اور بارسلونا کا صرف تھوڑا سا یہ فرق ہے پیرس اور ملان سے، کہ وہاں پر جو سوڈنیز ہیں یا کچھ مراکش کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اس معاملے میں۔ اب اس وقت کون کون سے چینل، معلوم نہیں کون کون سے چینلز ہیں جو کہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اتنی دردناک کوریج دکھا رہے ہیں کہ دل دہلتا ہے۔ اب اس حادثے کی کچھ سیلفیاں بھی باہر آئیں گی۔ اس قسم کا کوریج جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس پر سیاست ہوگی۔ شاید ملک سے باہر رہنے والے ایسی چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ خدا ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔